जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट यूनिट 10 जो कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड यूनिट है, जिसमें उच्च शिक्षा संबंधी जो क्वेश्चन आते हैं उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम यहाँ पे कर रहे हैं। इनके क्लासेज आपने पहले भी देखा होगा। साथ ही हम आपको बता दें कि यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के रिगार्डिंग हमने इससे पहले आईसीटी या टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड के प्लेलिस्ट बनाए हैं, वहाँ से भी आप प्रीवियस के क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो यहाँ हम देखिए शुरू करते हैं। हायर एजुकेशन के जो क्वेश्चन है, ऐसे संस्थानों का चयन आपको करना है जिन्हें यूजीसी अधिनियम 1956 के अनुसार डिग्री प्रदान करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया है। मतलब 1956 के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि यूजीसी के अनुसार अगर देखें कि उनको डिग्री अवार्ड करने के लिए प्राधिकृत ऑथराइज संस्था नहीं किया गया, उसको समझना है। भाषाई अल्पसंख्यक के अधीन जो स्थापित संस्थान है वो मानित विश्वविद्यालय, संगठक जो कॉलेज है, एफिलेटेड कॉलेज, संबंधित कॉलेज। तो यहाँ पे देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का जो 1956 का अपना मानदंड है, जिसके अनुसार केंद्र एवं राज्य सरकार तथा उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं के बीच समन्वयक संस्था के रूप में ये काम करता है। तो इसका 1956 के अनुसार डिग्री देने के लिए डिग्री कौन अवार्ड नहीं कर सकता, उसमें एक तो जो भाषाई अल्पसंख्यक है, भाषाई अल्पसंख्यक के अधीन जो स्थापित संस्थाएं वो डिग्री अवार्ड नहीं कर सकते हैं, संगठक कॉलेज वो नहीं कर सकते और संबंधित कॉलेज वो भी नहीं कर सकते। ये बिल्कुल ध्यान रखना है हमें। स्वतंत्रता से पहले काल में निम्नलिखित में से किसने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग गठित करने हेतु सबसे पहले पहल की थी? यानी जब हम आज़ाद नहीं हुए थे उससे पूर्व की बात है कि जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था वो सबसे पहले कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग टाइप में कुछ ऐसा बने, उसके लिए सबसे पहले किसने पहल की थी? लॉर्ड कर्जन, वेलेस्ली रिपर या लॉर्ड विलियम बेंटिक? तो यहाँ पे देखिए ये लॉर्ड कर्जन है, ये वही लॉर्ड कर्जन है जो बंगाल का विभाजन किया था। लेकिन ये भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन जो था, इसने एक काम और भी किया था। लॉर्ड कर्जन ने ही 1902 ईस्वी में सर थॉमस रैले, यहाँ पे आपको कर्जन को भी ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता से पूर्व जो सबसे पहले की कोई शिक्षा आयोग ऐसा कुछ बने तो लॉर्ड कर्जन ने ही 1902 में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को गठन किया, मतलब आयोग का गठन किया 1902 में, और 1904 में जो है पारित किया। अब इस अधिनियम के आधार पर ये हुआ कि विश्वविद्यालय पर ये जो है सरकारी नियंत्रण और बढ़ा लिए। कर्जन जो 1902 में जिस मंशा से लाया कि हमको जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बनाना है, तो रेले की अध्यक्षता में ये बनाया। और अब क्या हुआ कि विश्वविद्यालय पे 1904 में जब ये पारित हो गया तो जो सरकारी इनका हथकंडा होता था अपनाने के लिए कि कैसे अपने अंडर में लाया जाए, वो उस पर और मजबूत हो गया। इस अधिनियम के आधार पर विश्वविद्यालय पर जो सरकारी नियंत्रण और सख्त हो गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा गठित कुछ और भी आयोग है। तो ये तो है ही, इसके अलावा कर्जन ने कुछ और भी आयोग को गठित किया था, जैसे 1899 से 1900 ईस्वी में। 1899 से 1900 में जो पड़ा अकाल था या सूखा था, उसकी स्थिति के विश्लेषण के लिए सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में इसने अकाल आयोग, 1902 में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग, यानी एक तो 1904 में भारतीय शिक्षा आयोग बनाया था, लेकिन उससे पूर्व देखिए 4 साल पहले तो 1899 से 1900 में अकाल पड़ा था। एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में इसने अकाल योजना, अकाल आयोग बनाया। फिर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग 1902 में। सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज क्वेटा में बनवाया था। और भूमिकर को और अधिक उदार बनाने के लिए लॉर्ड कर्जन द्वारा 16 जनवरी 1902 में भूमि प्रस्ताव लाया गया था। और वर्ष 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉन्क्रिफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम पेश किया कि मतलब कि कम ब्याज दर पे उधार की व्यवस्था हो पाए। और वर्ष 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम जो है ये पारित कराया था। तो पुरातत्व से संबंधित जो भारतीय पुरातत्व विभाग ने, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, 1904 में कराया। और सबसे बड़ी घटना तो 1905 में हुई जब इसने बंगाल विभाजन करके जो है इस्तीफा दे दिया था। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि भारत सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उच्च शिक्षा के सांविधिक निकायों की स्थापना की। दूसरा, भारत में कुछ शैक्षणिक संस्थान ऐसे हैं जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं प्रदान करते हैं। तो हमें इनमें से दोनों से समझना है कि तो प्रश्नगत जो अभिकथन है, भारत सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए जो है उच्च शिक्षा के सांविधिक निकाय की स्थापना की, वो सही है। और जो यूजीसी है ऐसी ही मतलब कि इसी उच्च गुणवत्ता को ही ध्यान में रखते हुए यूजीसी ही ऐसी एक सांविधिक निकाय का एग्जाम्पल है जिसकी स्थापना औपचारिक रूप से
1956 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार ने किया था। दिए गए तर्क, भारत में कुछ शैक्षिक संस्थान ऐसे भी जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं देते हैं और निश्चित ही ऐसे संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु यूजीसी जैसे अन्य सांविधिक निकायों की जरूरत है। तो एक तो 1956 में हायर एजुकेशन में क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए, उसके लिए संसद के कानून के द्वारा एक जो है यूजीसी जो बॉडी ये बनाया गया, तो इसके बारे में इन्होंने बताया कि हाँ, औपचारिक रूप से इसको बनाया गया। लेकिन भारत में कुछ ऐसे भी शैक्षिक संस्थान हैं जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं देते हैं और निश्चित ही ऐसे संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए यूजीसी जैसे अन्य सांविधिक निकाय की आवश्यकता हुई। अभी हमने देखा था कि नहीं कि एनआईआरएफ की रैंकिंग भी आती है और आपको 2018 से जरूरी है कि इस रैंकिंग में आना है। तो ये सभी एक गुणवत्ता के मानक के लिए ही चीजें निकल के आई हैं। रूषा क्या है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूषा का टारगेट क्या है? हायर एजुकेशन में समानता, जीईआर, पहुंच, उत्कृष्टता। तो इसमें से क्या है? यहाँ पे देखिए सही क्या है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो रूसा है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूषा एक केंद्रीय, एक क्या है रूषा, एक तो ये ध्यान रखना कि एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड केंद्रीय प्रायोजित योजना है जो पात्र राज्य उच्चतर शैक्षिक संस्थानों को वित्त पोषित करने के उद्देश्य से वर्ष 2013 में शुरू किया गया। तो रूषा कब शुरू किया गया था? एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जो पात्र राज्य उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में वित्त पोषित करने के उद्देश्य से कब शुरू किया गया? 2013 में प्रारंभ किया गया था। केंद्रीय वित्त पोषण सामान्य वर्ग के राज्यों के लिए 65 से 35 अनुपात में है और 65:35 और वर्ग के राज्यों के लिए अन्य के लिए 90:10 के अनुपात में है। मापदंड आधारित और आउटकम अधीन होगा। राज्य उच्चतर शिक्षा योजनाओं के समालोचनात्मक मूल्यांकन के आधार पर राज्यों को निधियन दिया जाता है जो उच्चतर शिक्षा में समानता, इक्विटी, पहुंच, एक्सेस और उत्कृष्टता एक्सीलेंस के मामलों को सुलझाने के लिए राज्य की कार्य योजना की व्याख्या करता है। रूषा के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य दिए गए हैं। निर्धारित मापदंडों को सुनिश्चित करने हेतु राज्य संस्थाओं की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना, संबंधित शैक्षिक और परीक्षा प्रणाली में सुधारों को सुनिश्चित करना, उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में समर्पित करने के लिए योग्य पर्यावरण का निर्माण करना। हिफा यानी उच्चतर शिक्षा वित्तीय अभिकरण की स्थापना के पीछे भारतीय सरकार का उद्देश्य विदेशी वित्तीय सहायता प्रदान करना है। हिफा इसमें से क्या है? हिफा अर्थात उच्च शिक्षा वित्तीय अभिकरण। हिफा जो है, हिफा के बारे में बताया। हिफा यानी हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। तो ये है हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी की स्थापना के पीछे भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य देश की जो प्रमुख संस्थाएं हैं उनकी अवसंरचना में सुधार हेतु वित्तीय सहायता मदद करना है। 2 सितंबर 2016 को मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए 2016 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए गुणवत्तापूर्ण आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए एक उच्च शिक्षा वित्तीय एजेंसी हिफा का गठन का निर्णय लिया था। कब लिया था? 2016 में निर्णय लिया गया था। पुरातन काल में नालंदा विश्वविद्यालय में निम्नलिखित में से कौन सी प्रवेश विधि अभिभावी थी? यानी प्रवेश तो होता था, प्रवेश परीक्षा होता था। भारतीय शिक्षा के इतिहास में जो नालंदा था वो अपने आप में ही ऐसा अलौकिक शिक्षा का केंद्र था। तो बिहार राज्य में पटना के पास ये स्थित था। शिक्षा केंद्र के रूप में इसकी ख्याति 5वीं शताब्दी में हुआ नालंदा का, 5वीं शताब्दी में। और चीनी यात्री फाहियान और वेनसांग, चीनी यात्री कौन? फाहियान और वेनसांग के भारत यात्रा वर्णन में नालंदा की ख्याति का ज्ञान होता है। नालंदा की उन्नति में गुप्त सम्राटों का विशेष योगदान रहा है। इस विश्वविद्यालय में एक विशाल पुस्तकालय हुआ करता था। इसमें सभी विषय की पुस्तकों का एक विशाल संग्रह होता था। संपूर्ण पुस्तकालय 3 भाग में बटा था जिनके नाम क्या होते थे? रत्न सागर, देखिए क्या होते थे? रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्न रंजक करके। नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश बहुत कठिन होता था। प्रवेश के लिए इच्छुक विद्यार्थियों से पंडित के द्वारा प्रवेश परीक्षा ली जाती थी। इस परीक्षा में जो विद्यार्थी सफल होते केवल उन्हीं को इसमें प्रवेश मिलता। विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। देखिए इतनी कठिनाई से मतलब कि बहुत ही मेधावी छात्रों को लिया जाता था, फिर बाद में कोई शुल्क नहीं देना पड़ता छात्रों के लिए। यहाँ तक कि निवास है, भोजन है, वस्त्र और चिकित्सा, इन सब की जो व्यवस्था होती वो निःशुल्क होती। शुल्क या खर्च का ये सब भार राजा और प्रजा पर होता था उस समय। निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय को न्याय और तर्कशास्त्र में उच्च और विशिष्ट अध्ययनों के मुख्य केंद्र के रूप में जाना जाता है? तो ये मिथिला विश्वविद्यालय। इन मिथिला विश्वविद्यालय को प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय को
न्याय, मिथिला को न्याय और तर्कशास्त्र में उच्च और विशिष्ट अध्ययनों के मुख्य केंद्र के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्रता के समय से ठीक पहले 27 जनवरी 1947 में सरकार ने एक आधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग पर मिथिला विश्वविद्यालय समिति का गठन किया, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1968 में यूजीसी के द्वारा आधुनिक बहुसंख्याक विश्वविद्यालय मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1968 मिथिला विश्वविद्यालय को शुरू कराने में सार्थक प्रयास करने वाले कौन थे? तो ये थे ललित नारायण मिश्रा। 1976 में इनका अचानक निधन हो जाने के बाद इस विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम अर्थात ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय रख दिया गया। निम्नलिखित में से कौन एक गैर सांविधिक निकाय है? इनमें से तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, भारतीय अधिवक्ता परिषद, भारतीय पुनर्वास परिषद, देखिए राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यानयन, यहाँ पे ध्यान रखिए नाक, ये जो है राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यानयन परिषद नाक एक गैर सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यानयन परिषद नाक एक गैर सांविधिक निकाय या एक स्वायत्त निकाय है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यानयन परिषद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की एक स्वायत्त संस्था है नाक। इससे ये पता चला ना कि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यानयन परिषद एक गैर सांविधिक निकाय या एक स्वायत्त निकाय है और जो है ये यूजीसी की एक स्वायत्त संस्था है जिसकी स्थापना कब की गई थी? तो स्थापना 1994 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। भारत के पास विश्व की सबसे विस्तृत एवं विविधतापूर्ण शिक्षण व्यवस्था है। निजीकरण के विस्तार, स्वायत्तता में बढ़ोतरी और नई उभरती हुई दिशाओं में पाठ्यक्रमों को शुरुआत में उच्चतर शिक्षा की पहुंच की गुणवत्ता एवं प्रासंगिकता के प्रति भी चिंता बढ़ती गई है। उससे जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए एक स्वायत्त मूल्यांकन संस्था स्थापित करने की सलाह दी गई। इसके परिणाम स्वरूप ही कब? तो परिणाम स्वरूप सन 1994 में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यानयन परिषद 1994 में ये नाक की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? सन 1994 में ये स्थापना हुआ था। उन्नत भारत अभियान योजना का उद्देश्य इसमें से क्या है? तो यहाँ पे देखिए देश में उच्च शिक्षा के संस्थानों को न्यूनतम 5 गांव के साथ जोड़ना। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, आज का जो शिक्षा मंत्रालय है, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के साथ मिलकर 12 जनवरी 2017 को एक समझौता किया जिसमें ग्रामीण विकास प्रक्रियाओं युक्त सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को उन्नत भारत अभियान के तहत लाने के लिए आपसी सहमति व्यक्त की। इसके अभियान का मुख्य उद्देश्य एक उच्च शिक्षा संस्थान को कम से कम 5 गाँवों के साथ जोड़ना है जिससे गांव में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन आ सके। उन्नत भारत अभियान का दूसरा संस्करण कौन सा है? तो उन्नत भारत अभियान 2.0 अप्रैल 2018 में लॉन्च किया गया। दूसरे चरण में 605 संस्थानों को चुना गया है जिसमें 313 संस्थान तकनीकी तथा 292 संस्थान गैर तकनीकी। पहले चरण में भाग लेने वाले संस्थानों की संख्या 143 था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो ये हुआ था 1956। पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है। जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1956 के अधीन हुआ था 1956 के। यूजीसी शिक्षा के मापदंडों के समन्वय निर्धारण अनुरक्षण के लिए 1956 में संसद ने ही अधिनियम द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संस्थान है। ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट संगठन है और पात्र विश्वविद्यालयों कॉलेजों को अनुदान प्रदान करने के अलावा ये क्या करता है? केंद्र और राज्य को उच्चतर शिक्षा के विकास हेतु आवश्यक उपायों पर सुझाव देता है। यह बेंगलुरु, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और पुणे में स्थित अपने 6 क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ साथ कहाँ पे है? नई दिल्ली में भी कार्यरत है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में परंपरागत शिक्षा का एक आवश्यक घटक है? परंपरागत शिक्षा के आवश्यक यानी शिक्षक से सीखना। शिक्षक से सीखना मतलब शिक्षक से सीखना भारत में परंपरागत शिक्षा का एक शिक्षक से सीखना भारत में परंपरागत जो शिक्षा रहा है उसका एक जो है आवश्यक घटक है। शिक्षक की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण घटक है जो प्रमुख भूमिका में होता है। प्राचीन काल में शिक्षक बोलकर या व्याख्यान के माध्यम से बालकों को शिक्षा देता था। बालक सुनकर व रट कर अध्ययन करते थे। निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय में मुख्यतः विद्वानों के लेखन के माध्यम से तिब्बत की संस्कृति और सभ्यता का निर्माण हुआ? तो ये विक्रमशिला। प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय में मुख्यतः विद्वानों के लेखन के माध्यम से तिब्बत की संस्कृति और सभ्यता का निर्माण विक्रमशिला विश्वविद्यालय में हुआ था। 8वीं शताब्दी में जो पाल वंश है, पाल वंश के शासक थे धर्मपाल, उनके द्वारा जो है बिहार प्रांत का जो भागलपुर है, भागलपुर में जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो एक तो ये ध्यान रखना कि बनवाया किसने और कब? 8वीं शताब्दी में। पाल वंश के शासक कौन थे? धर्मपाल। और धर्मपाल ने ही भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई।
और इस शिक्षा केंद्र में लगभग 3000 अध्यापक काम करते थे और छात्रों के विषय में कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं मिलता कितने छात्र रहते थे। यहाँ पर विदेश से भी छात्र अध्ययन के लिए आते थे। संभवतः तिब्बत के छात्रों की संख्या यहाँ पे यानी विक्रमशिला में सबसे ज़्यादा होता था। लेकिन दुखद बात यह कि 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद ये विश्वविद्यालय यानी विक्रमशिला पूरी तरीके से नष्ट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1857 के दौरान स्थापित होने वाले पहले 3 विश्वविद्यालयों में से नहीं है? तो शुरुआत में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, लेकिन दिल्ली नहीं था। 1857 में जो है कोलकाता, बॉम्बे आपका मुंबई, मद्रास आपका चेन्नई प्रथम 3 विश्वविद्यालय, और जो दिल्ली विश्वविद्यालय वो फरवरी 1922 में उस समय केंद्रीय विधानसभा के एक अधिनियम के तहत एक जो है अध्यापन और आवासीय विश्वविद्यालय के कारण एकल संस्थान के तौर पे अस्तित्व में आया था, 1922 में आया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की फैकल्टी रिचार्ज स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या था? फैकल्टी रिचार्ज स्कीम क्या था? ये था उच्चतर शिक्षण संस्थानों में शिक्षक वृंद की कमी की समस्या का निदान। यानी यूजीसी की फैकल्टी जो रिचार्ज स्कीम था, फैकल्टी को रिचार्ज करना, ये था कि जो शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक की कमी होती है उनकी समस्या का निराकरण कैसे करें। निम्नलिखित में से किस कथनों से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्य प्रकारों का निरूपण होता है? संस्थाओं की मान्यता, गुणवत्ता और मानकों का अनुरक्षण, कुलपति की नियुक्ति, संस्थानों को अनुदान दिया जाना, राज्य सरकारों को शैक्षिक विकास के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना। देखिए यूजीसी के अकॉर्डिंग अगर देखें, जो कि एक विधिक संस्था है यूजीसी, 1956 में ये अस्तित्व में आता है। तो इसके तहत मानव संसाधन मंत्रालय के तहत केंद्र सरकार द्वारा जो किया गया कुछ प्रमुख कार्य बताया है कि ये संस्थानों को मान्यता देना, उनकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करना, उनका अनुरक्षण, और भारत के जो भी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, उनको जो अनुदान ग्रांट देना है उनको देखता है। तो एक तो ये संस्था को मान्यता देता है, गुणवत्ता को ध्यान रखता है, अनुदान देने की बात है, लाभार्थियों को फेलोशिप देना है, अपने विनियमन के द्वारा विश्वविद्यालय, महाविद्यालय के अनुपालन की निगरानी करना। विश्वविद्यालय हो या महाविद्यालय स्तर के संस्थानों को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा जाएगा? इसमें केंद्रीय, राज्य, निजी, मानित और उच्चतर शिक्षा संस्थान कौन से उसमें क्षेत्र में रखा जाएगा? तो विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर जो है इनके संस्थानों को निम्नलिखित 4 श्रेणी में, एक केंद्रीय, राज्य विश्वविद्यालय, निजी है, मानित है, इतने में रखा जाएगा। वर्ष 1948 में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की पुनर्संरचना के लिए किसकी अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बना था? तो ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन। वर्ष 1948 में 1948 तो वर्ष 1948 में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की पुनर्संरचना के लिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में, यानी 1948 में जो है भारत में जो विश्वविद्यालय शिक्षा की पुनर्संरचना की बात है, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना हुई। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने उच्च एवं विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में प्रश्नावली व साक्षात्कार द्वारा सूचनाएं संकलित कर सम्यक विचार विमर्श एवं परिचर्चा के बाद 1949 में जो है भारत सरकार के समक्ष अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। वर्ष 1952 में स्थापित द्वितीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय के थे डॉक्टर ए.एल. मुदलियार। सन 1952 में स्थापित, कब की बात है? 1952। सन 1952 में स्थापित द्वितीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय शिक्षा आयोग के एल मुदलियार। माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से प्रचलित इस आयोग की स्थापना, यानी जो है द्वितीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष जो मुदलियार थे, माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से प्रचलित इस आयोग की स्थापना भारत सरकार के द्वारा सितंबर 1952 में डॉक्टर मुदलियार की अध्यक्षता में हुआ। इन्हीं के नाम पे इसे मुदलियार कमीशन कहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी? तो देखिए नेशनल बाल भवन। नेशनल बाल भवन जो है जो कोटला रोड पर आईटीओ के पास नई दिल्ली में है। नेशनल बाल भवन जो कोटला रोड पर आईटीओ के पास नई दिल्ली में, इसकी स्थापना भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया गया एक स्वायत्त निकाय है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में निम्नलिखित निकाय सम्मिलित है, तो कौन सा है? उसमें कौन कौन से आते हैं मानव संसाधन की? प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा विभाग, महिला एवं शिशु विकास विभाग। तो जो ये एमएचआरडी है, मानव संसाधन विकास का सार शिक्षा है, जो देश के सामाजिक आर्थिक ताने बाने में संतुलन के लिए उल्लेखनीय औपचारिक भूमिका निभाता है। चूँकि भारत के नागरिक इसके अत्यधिक बहुमूल्य संसाधन है, इसलिए हमारे विलीन सुदृढ़ राष्ट्र के जीवन की बेहतर गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए बुनियादी शिक्षा के रूप में पोषण और देखभाल की जरूरत है।
इसके लिए हमारे नागरिकों के समग्र विकास की जरूरत है, जिसे शिक्षा में सुदृढ़ आधार बनाकर प्राप्त किया जा सके। एमएचआरडी जो है, इसका सृजन जो है, एमएचआरडी का जो सृजन है वो भारत सरकार व्यवसाय जो अधिनियम 1961 के 174वें संशोधन के माध्यम से 26 सितंबर 1985 को किया गया था, जो 2 विभागों के माध्यम से काम करता है, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा उच्चतर शिक्षा विभाग। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग जो है वो देश में स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता के विकास के लिए उत्तरदायी है, और जो उच्चतर शिक्षा विभाग है वो संयुक्त राज्य अमेरिका एवं चीन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी उच्चतर शिक्षा प्रणाली की देखरेख करता है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का लक्ष्य शिक्षा के सार्वभौमिकरण के युवाओं में से बेहतर नागरिक तैयार करना है। यूजीसी का गठन निम्न में से किस आयोग की सिफारिश पर किया गया? तो इसमें यूजीसी का गठन जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखिए यूजीसी का गठन जो है, यूजीसी का गठन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की सिफारिश पर किया गया था, है ना। तो यूजीसी का गठन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की आयोग की सिफारिश पर किया गया। भारतीय स्वतंत्रता उपरांत 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की नींव रखी गई। इसके तहत देश में शिक्षा की आवश्यकताओं में सुधार पर कार्य किए जाने पर विचार किया जाता है। इस आयोग ने सलाह दी कि आज़ादी पूर्व की यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी को फिर से गठित किया जाए, उसका एक अध्यक्ष हो और उसके साथ ही देश के बड़े शिक्षाविदों को भी इस समिति के साथ जोड़ा जाए। उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना है। उच्च शिक्षा में छात्रों की उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा होता है। इस अवस्था में छात्रों की तर्क शक्ति का विकास ज़्यादा होता है, इसलिए वह स्वयं अपना निर्णय लेता है। उच्च शिक्षा में इसी बात को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। नीचे लिखी संस्थानों में से नई दिल्ली में कौन सी संस्था स्थापित नहीं है? तो भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान। भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान जो है वो नई दिल्ली में नहीं है। बाकी भारतीय सांस्कृतिक अनुसंधान है, वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद है या शैक्षणिक अनुसंधान परिषद है, ये सभी जो है नई दिल्ली में है। उच्च शिक्षा में स्वायत्तता का निहितार्थ क्या है? तो ये है नीति निर्धारण, यानी नीति निर्णय में जो है एक तरीके से उच्च शिक्षा में स्वायत्तता का मतलब है कि उच्च शिक्षा संस्थान स्वयं अपनी नीति का निर्धारण करे। इसके लिए बना कोठारी कमीशन, सैडलर कमीशन, भारतीय विश्वविद्यालय संघ की स्थापना। संस्थाओं में डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, एसएनटीडी, एमएस यूनिवर्सिटी, जेएन व्यास यूनिवर्सिटी, कौन सा कहाँ पे सिचुएटेड है? तो जैसे सागर मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पे हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय है। और एनएनटीडी जो है ये मुंबई में है, और एनएस जो है बड़ौदा में है, जेएन विश्वविद्यालय करके ये जोधपुर में है। जो कोठारी कमीशन का प्रतिवेदन था उसका शीर्षक क्या था? शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, लर्निंग टू बी एडवेंचर, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एजुकेशन, लोकतंत्र में शिक्षा और समाजीकरण। तो यहाँ पे देखिए कोठारी जो कमीशन था, कोठारी कमीशन का जो प्रतिवेदन था उसका शीर्षक था शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। कोठारी आयोग 1964 में पहला ऐसा शिक्षा आयोग था जिसने सामाजिक बदलाव की तरफ ध्यान जो है अपना उन्मुख किया। तो इसका शीर्षक भी ध्यान रखना है, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। समान स्कूल प्रणाली की वकालत की जहां सभी वर्ग के बच्चे एक साथ पढ़ पाएं। सामान्य पाठ्यक्रम के द्वारा बालक बालिकाओं को गणित एवं विज्ञान की शिक्षा दी जाए। 25% माध्यमिक स्कूलों को व्यावसायिक स्कूल में परिवर्तित करने की बात की और त्रिभाषा सूत्र की बात की। निम्नलिखित में से किसने भारत की अध्यापक शिक्षा संस्थानों से अधिस्वीकृति के लिए समझौता पत्र पर सिग्नेचर किए? तो कौन है? एनसीटी और एनएसी नाग। देखिए एनसीटीई तथा नाग ने भारत के अध्यापक शिक्षा संस्थानों से अधिस्वीकृति के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता वर्ष 2002 में हस्ताक्षरित हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय जो अपने निजी चैनल से अंतर क्रिया संबंधी शैक्षिक कार्यक्रम दर्शाता है? उस्मानिया, अन्नामलाई, ये सभी। तो इंदिरा गांधी जो इग्नू है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू की स्थापना भारत सरकार ने सन 1985 में किया। तो इग्नू 1985 में स्थापित हुआ ओपन यूनिवर्सिटी। दूरदर्शन ने मई 1991 से इग्नू के कार्यक्रमों का प्रसारण करना शुरू किया। तो 85 में स्थापित हुआ, 1991 से इग्नू जो है कार्यक्रम का प्रसारण किया। 26 जनवरी 2001 को इग्नू ने जो है 26 जनवरी 2001 को इग्नू ने ज्ञान दर्शन नाम से एक शैक्षिक चैनल शुरू किया। ये 24 घंटे प्रसारण करता था, और इग्नू ने नवंबर 2001 में जो है एफएम रेडियो नेटवर्क भी शुरू कर दिए थे जो छात्रों को अतिरिक्त सहायता देता।
प्रौद्योगिकी शिक्षा के लिए 26 जनवरी 2003 से शुरू किया गया, मतलब टेक्निकल एजुकेशन के लिए भी। और एक तरीके से जो है एकलव्य चैनल जो है देश में दूरस्थ शिक्षा के विकास एवं विस्तार की दिशा में एक और मील का पत्थर हुआ। वर्तमान में 17 एफएम रेडियो नेटवर्क चालू हालात में है। यूजीसी द्वारा यूजीसी अधिनियम 56 धारा 3 के तहत मानित विश्वविद्यालयों को ये आज्ञा नहीं है, क्या नहीं है, उच्च शिक्षा के कार्यक्रमों को चलाना और उनमें डिग्री देना, किसी उच्च शिक्षा संस्थान को संबद्ध करना, यूजीसी की आज्ञा के बिना कैंपस के बाहर किसी भी जगह देश में या विदेश में कैंपस खोलना। तो यही बिल्कुल सही बात है। यूजीसी का अपना खुद का गाइडलाइन है और 1956 की धारा जो 3 है वो ये कहता है कि उसके ऑर्डर के बिना आप कहीं भी बाहर कैंपस नहीं खोल सकते। भारत का सबसे पहला प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो हरियाणा में है। भारत का सबसे पहला प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय हरियाणा के गुड़गांव के विनोला में है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जो है 13 मई सन 2010 को इसकी स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था और 18-19 से जो है इसके कार्यक्षम होने की उम्मीद है। तो उम्मीद है कि यहाँ पे आपने कुछ 100 क्वेश्चन जो था वो हायर एजुकेशन से कंप्लीट किया, तो आपको एक आइडिया भी हो जा रहा है कि हायर एजुकेशन से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और आगे हम जल्दी और इसको कवर करेंगे जो प्रीवियस के क्वेश्चन आए हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेट चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही।